नमस्कार मित्रों, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी। मैं डॉक्टर नीरज जोशी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को नमस्कार। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम संस्कृत दिवस का आयोजन कर रहे हैं और इसी उपलक्ष्य पर हम संस्कृत दिवस को एक सप्ताह के रूप में हम यहाँ पर मना रहे हैं। इसे संस्कृत सप्ताह भी हम कहते हैं। और आज इस चर्चा में हमारे साथ हैं हमारे संस्कृत विभाग के सभी सदस्य राहुल पंत, डॉक्टर सुधीर नौटियाल और शोभा आर्या। स्वागत है आज की इस चर्चा में आपका। जैसा कि इससे पूर्व के 2 व्याख्यानों को हम इस संस्कृत सप्ताह के माध्यम से कर चुके हैं और आज का हमारा व्याख्यान है संस्कृत भाषा के विविध आयाम। यानी संस्कृत भाषा को हम किस प्रकार से सरल रूप में जानें, किस प्रकार से सरल व्यवहार के रूप में हम संस्कृत भाषा को पहचानें, व्यवहारिक रूप से संस्कृत किस रूप में हम ग्रहण करें, ये सारी चर्चाएं आज हम करने वाले हैं। इसी के साथ ही हम जो आधुनिक जो हमारा संस्कृत साहित्य है, उस संस्कृत साहित्य का स्वरूप किस रूप में बदल रहा है और आज समाज को जो है संस्कृत किस रूप में चाहता है और किस रूप में उसे होना चाहिए, ये सभी चीज़ें हैं। और एक बड़ी चिंता लोगों के मन में रहती है कि संस्कृत पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, यानी हमारा भविष्य क्या होगा। संस्कृत को लेकर एक बड़ी चिंता लोगों में रहती है। तो एक संस्कृत में जो रोजगार के अवसर हैं, उन रोजगारों को अवसर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे खोज सकते हैं, ये सारे मुद्दे जो है आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। आज इस चर्चा पर सबसे पहले डॉक्टर सुधीर जी से कहना चाहूँगा कि जो संस्कृत भाषा है, उस भाषा का जो सरलीकरण है और दूसरा उसका जो व्यावहारिक जो एक पहलू है, उस व्यावहारिक पहलू को और उसकी जो भाषा का जो क्लिष्टत्व है, उसे कैसे हम समाज में लाएं जिससे कि संस्कृत एक जनमानस पर जनभाषा के रूप में जो है लोगों के बीच में आ सके। धन्यवाद सर। मैं आपको तथा हमारे सभी श्रोतागणों को विश्व संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि संस्कृत भाषा को सरल रूप में कैसे पढ़ें, तो सबसे पहले संस्कृत सीखना और पढ़ना एक सुखद अनुभव है, जिसके लिए हमें सतत प्रयास करने की नितांत आवश्यकता है। प्रायः लोग कहते हैं कि वे संस्कृत सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, परंतु वे इसकी संरचना को समझे बिना ही प्रशिक्षण प्रारंभ कर देते हैं तथा इसे एक क्लिष्ट भाषा मानकर अभ्यास करना छोड़ देते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा मिथक है और ये नितांत असत्य है। संस्कृत भाषा सरल और रोचक भाषा है, जिसे सीखना अतिशय आनंद प्रदायी है। सदैव संस्कृत भाषा को पढ़ने से, जानने से आनंद ही प्राप्त होता है। इसके लिए आवश्यकता है सही दिशा में प्रयत्न करने की तथा संस्कृत भाषा की संरचना को समझने के। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि वे कौन कौन से साधन हैं जिनके द्वारा संस्कृत भाषा को सरलतया सीखा जा सकता है। संस्कृत सीखने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक अभिलाषी को चाहिए कि वह सर्वप्रथम इसके महत्व के विषय में जाने। जिस संस्कृत भाषा को अज्ञानवश वेदों की तथा कर्मकांड की भाषा बताते हैं, वे दरअसल इस भाषा के गौरवशाली इतिहास से अपरिचित हैं। संस्कृत के ग्रंथों में अपार ज्ञान निहित है, जिसके अध्ययन से इतिहास, भारतीय संस्कृति तथा विविध शास्त्रों की गूढ़ जानकारियां प्राप्त होती है। यद्यपि शास्त्र की दृष्टि से यह प्रौढ़ भाषा हो सकती है, परंतु व्यवहारिक प्रयोग की दृष्टि से यह बहुत ही सरल भाषा है, जिसे मात्र थोड़ा सा अभ्यास करने से बहुत कम समय में सीखा जा सकता है। अब संस्कृत के भाषिक विकास क्रम को हमने 2 मुख्य भागों में बांटा है। एक वैदिक संस्कृत है तथा दूसरी लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत की प्रकृति लौकिक संस्कृत से भिन्न है। इनमें व्याकरण और वाक्य संरचना में भी कुछ कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे हमारे 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ तथा उपनिषद वैदिक भाषा में लिखे गए हैं, जबकि रामायण, महाभारत तथा उत्तरवर्ती संस्कृत काव्यों की गणना लौकिक संस्कृत के अंतर्गत की जाती है। अब हम इसके 2 और पहलू है, जैसे एक साहित्यिक भाषा है और व्यवहारिक भाषा है। यह प्रयोग की दृष्टि से 2 भाग विभाजित किया गया है। साहित्यिक भाषा तथा बोलचाल की जो भाषा है। साहित्यिक भाषा तो अत्यंत प्रौढ़ है। यह प्रायः लिखित रूप में ही उपलब्ध है, जिसे सीखने के लिए व्याकरण के गहन अध्ययन की नितांत आवश्यकता होती है। इससे ठीक विपरीत व्यवहारिक संस्कृत भाषा को व्याकरण के अल्प ज्ञान पर भी संभाषण और अभ्यास के द्वारा
कम समय में सीखा जा सकता है। संस्कृत भाषा सीखने के लिए प्रथम सोपान है देवनागरी लिपि से अच्छी तरह परिचित होना, जिसके लिए प्रारंभ में हिंदी भाषा का सहारा लिया जा सकता है। धीरे धीरे संस्कृत में पदों के माध्यम से देवनागरी लिपि को पढ़ना एवं लिखना संस्कृत भाषा में उच्चारण का विशेष महत्व है, जिसके लिए लिपि का सटीक ज्ञान होना आवश्यक है। संस्कृत की वाक्य संरचना को समझने से पूर्व सामान्य शब्द और बुनियादी वाक्यांश जैसे नमस्ते, कथम अस्ति, किम करोति इत्यादि सीखकर अपनी संस्कृत सीखने की यात्रा को प्रारंभ करें। यह भाषा के साथ सामंजस्य स्थापित करने में तथा संरचना के साथ सहज होने में मददगार साबित होगी। इसके पश्चात कर्ता, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेष विशेषण, उपसर्ग प्रत्यय आदि के माध्यम से संस्कृत की वाक्य संरचना को समझने का प्रयास करें। संस्कृत की काल व्यवस्था और पुरुष व्यवस्था को जानें तथा संस्कृत में लघु वाक्य रचना का अभ्यास करें। और धीरे धीरे इसमें क्या है, जब हम संस्कृत व्याकरण में प्रवेश कर संस्कृत में वाक्य रचना का अभ्यास शुरू करने के बाद हमको उसकी शब्दावली में विस्तार करने की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें शब्दकोश तथा शब्दावली निर्माण को पढ़ना है या किसी अन्य माध्यम से उनको जानना है। ठीक है, इसके लिए विविध सहायक पुस्तकों का सहारा लिया जा सकता है, जिससे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों को सीखकर शब्दावली को बढ़ाया जा सकता है। संस्कृत सीखने के लिए आवश्यक है कि हम अपने सीखने के स्तर को बढ़ाने के लिए सरल पाठ पढ़ना शुरू करें। इसके लिए हम प्रारंभ में बच्चों की कहानियाँ, लघु कथाओं पढ़ने का अभ्यास करें, जो अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगी। इसके पश्चात अपनी योग्यता अनुसार पाठ का स्तर बढ़ाते चले गए। व्यावहारिक संस्कृत भाषा को सीखने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है संस्कृत को बोलना और सुनने का अभ्यास करना। इसके लिए पहले पहल अपने साथियों के साथ संभाषण का अभ्यास किया जा सकता है। उसके बाद शिक्षकों के साथ तथा घर में संस्कृत में परिवेश का निर्माण कर संस्कृत संभाषण का अभ्यास किया जा सकता है। संस्कृत संभाषण सिखाने के लिए देश भर में विविध संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संस्कृत सीखने के लिए ऑनलाइन संसाधनों की भी सहायता ली जा सकती है। ऐसे बहुत से ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, वीडियो ट्यूटोरियल है तथा टूल्स उपलब्ध है, जिन्हें संस्कृत भाषा सीखने की दृष्टि से तैयार किया गया है। ये संसाधन अधिक रोचक और स्पष्ट हैं। इसके अतिरिक्त YouTube पर भी बहुत से ऐसे चैनल मौजूद है जिनके द्वारा संस्कृत सीखी जा सकती है। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे विश्वविद्यालय ने भी संस्कृत को सीखने के लिए यहाँ पे अनेक पाठ्यक्रम और सर्टिफिकेट कोर्स का प्रारंभ किया है, जिनके माध्यम से हमारे शिक्षार्थी इस संस्कृत भाषा का सरल रूप में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और हमको इन सब चीज़ के लिए आवश्यकता है निरंतर अभ्यास की। यदि हम निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तो हमको थोड़ा कठिनाई आएगी। तो इसीलिए हमको संस्कृत में अपने वाक्यों की संरचना या लघु कथा को इसी तरह से पढ़ते रहना चाहिए। और उसके साथ साथ कुछ पुस्तकें भी हैं जिसके माध्यम से आप क्या है संस्कृत को सरल रूप में जान सकते हैं, जैसे संस्कृत स्वयं शिक्षक होगी, रचना अनुवाद कौमुदी होगी आदि का सहारा लेकर के आप सरल रूप में संस्कृत भाषा को सीख सकते हैं। बिल्कुल, जो संस्कृत का जो भाषाई एक संवाद है, उस भाषाई संवाद को हम जैसे भाषा परिचय है तो भवतः नाम किम, भवत्या नाम किम, हरिओम। जब प्रातःकाल जब उठते हैं तो घर में आप व्यावहारिक रूप से जो है हरिओम का उच्चारण करिए, सोते समय शुभ रात्रि बोले, गुड नाइट हम प्रायः बोलते हैं। तो इस तरीके से हम अपने जो दैनिक दिनचर्या है, उस दैनिक दिनचर्या में जो व्यावहारिक शब्दावली है, उस व्यावहारिक शब्दावली में जो है यदि संस्कृत को हम प्रवेश कराएंगे तो निश्चित ही संस्कृत जो है हर घर में गेहे गेहे संस्कृतम, नगरे नगरे संस्कृतम, यानी सर्वत्र संस्कृत तभी आ सकती है जब हमारे मुखे भाषा, यदि जब मुख में भाषा होगी तो तभी जो है उस भाषा का जो है प्रसार और प्रसार होगा, जब हम उसमें संवाद करेंगे। जी अवश्य। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कि यानी संस्कृत जो है व्यवहार रूप में लाने के लिए हमें उसे सरल और सहज रूप में सीखना होगा और लोगों से मिलना होगा, उससे बात करनी होगी। इसी क्रम में जो है जैसे हम कहते हैं कि जो संस्कृत जो भाषा है उस भाषा का अपना एक महत्व है और संस्कृत हमें जो है सदा स्मरण कराती है कि जो हमारे जो कर्तव्य हैं और मानवता है उस मानवता को हम बनाए रखें
और संस्कृत का अपना एक उद्देश्य भी है, जैसे मनसा सततम स्मरणीयम, यानी मन से हमेशा आप सतत स्मरण करिए कि वाणी से मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम, यानी मेरा जो कार्य है वो लोकहित में कार्य हो, संस्कृत का हम जो काम करें वो समाज तक फैले, यानी समाज के उस वर्ग तक भी फैले जहाँ जो है संस्कृत से लोग भाग रहे हैं। यानी संस्कृत का मतलब एकदम ऐसा समझ रहे हैं कि बहुत कठिन भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, जो है हम जो संस्कृत है उस संस्कृत का जो स्वरूप है। ठीक है, जो पूर्व में जो हमारा संस्कृत साहित्य है वो समृद्ध एक परंपरा रही है, लेकिन जो कालांतर में है, कालांतर में जो हमारी आधुनिक जो संस्कृत साहित्य की जो परंपरा है, उस परंपरा में क्या संस्कृत साहित्य का स्वरूप बदला है, या पूर्व में जो हमारा जो महाकाव्य की जो संरचनाएं थी और जो हमारे जो वेद इत्यादि जो लिखे गए हैं, यानी उनसे ही ग्राह्य है, या कुछ परिवर्तन इस रूप में आया है, या संस्कृत का जो स्वरूप बदला है वो किस रूप में बदला है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संस्कृत है, संस्कृत में कई ऐसी चीज़ें आई हुई हैं, जैसे संस्कृत आधुनिक संस्कृत साहित्य है। आधुनिक संस्कृत साहित्य में जो विभिन्न प्रकार की आज विधाएं हैं, जो गज़ल है और जो आधुनिक छंद हैं, सानेट है, हाइको है, रेडियो रूपक है, यानी ये कई सारी ऐसी विधाएं आज संस्कृत में आ चुकी हैं, जिनके माध्यम से संस्कृत एक नवीन दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है और बढ़ रहा है। तो शोभा जी, क्या जो आधुनिक संस्कृत साहित्य है उसका जो स्वरूप है वो किस रूप में आज हम समाज में आगे बढ़ रहा है? धन्यवाद सर। पहले तो सभी संस्कृत मित्रों और श्रोतागणों को संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत का प्राचीन साहित्य तो विशाल रूप से समृद्ध है ही, साथ ही आधुनिक काल में भी संस्कृत कवियों और लेखकों की संख्या कम नहीं है। जहां एक और संस्कृत पत्र पत्रिकाएं, यहाँ तक कि दैनिक समाचार पत्र तक संस्कृत में प्रकाशित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अनेकानेक कवि लेखक इस भाषा में निरंतर कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि लिखकर संस्कृत को मृत भाषा कहने वालों को रचनात्मक स्तर पर चुनौती दे रहे हैं। आधुनिक समय में साहित्यिक विधाओं पर महाकाव्य की रचना सबसे अधिक हुई है। प्राचीन कथानकों के साथ साथ आधुनिक घटनाओं, महापुरुषों तथा ऐतिहासिक विषयों पर भी संस्कृत महाकाव्य प्राचीन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए लिखे गए हैं। रेवा प्रसाद द्विवेदी कृत सीताचरित, राजेंद्र मिश्र कृत वामनावतरण तथा जानकी जीवनम, प्रभुनाथ शास्त्री कृत गणपति संभवम तथा काशी प्रसाद द्विवेदी कृत रुक्मणी हरण आदि प्राचीन कथाओं पर आधुनिक दृष्टिकोण से रचे गए महाकाव्य है। महाकाव्य के साथ साथ गीति काव्य आधुनिक युग में अपेक्षाकृत लघु काव्य तथा गीतात्मक काव्य भी पर्याप्त रूप से लिखे गए हैं। आधुनिक खंड काव्यों में भट्ट मथुरा नाथ शास्त्री कृत गीत वैभव, शमाराव कृत सत्याग्रह गीता, श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित भारत रत्न शतक तथा राम सुमेर यादव कृत इंदिरा सौरभम इत्यादि गीति काव्य हमारे सामने देखने को मिलते हैं। मेघदूत की अनुकृति पर दूत काव्यों की रचना आधुनिक युग में भी पर्याप्त रूप से हुई है, जैसे नारायण रथ कृत कपोत दूत, अभिराज राजेंद्र कृत मृगांग दूत इत्यादि। आधुनिक गद्य शैली की दृष्टि से कई धाराओं में विभक्त है। कुछ लोग बाणभट्ट की पांचाली रीति को अपना आदर्श मानते हैं, तो कुछ लोग दंडी की सरल तथा ललित पदावली में आस्था रखते हैं। वर्तमान संस्कृत गद्य में लघु कथाओं की शैली प्राप्त होती है। राजेंद्र मिश्र ने तो आधुनिक गद्य काव्य को 4 रूपों में माना है: लघु कथा, दीर्घ कथा, कथानिका तथा उपन्यास। उपन्यास तथा लघु कथा जैसी विधाएं आधुनिक युग में बहुत लोकप्रिय है। कथा एवं आख्यायिका के रूप में जो प्राचीन गद्य विद्याएं थी वो प्रायः उपेक्षित है। आधुनिक गद्य काव्य में पंडित अंबिकादत्त व्यास कृत शिवराज विजय, मोहनलाल शर्मा कृत पद्मनी, रामसुमेर यादव कृत वज्रमणि इत्यादि रचित है। गद्य विधा के साथ साथ आज वर्तमान युग में अभिनय की दृष्टि से अनेकानेक नाट्य रचनाएं हो रही है। नाटकों का निर्माण इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि विशिष्ट अवसरों पर उनका अभिनय किया जा सके। कतिपय नाटकों में सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया गया है तथा कुछ नाटकों की रचना आधुनिक तथा मध्यकालीन महापुरुषों के जीवन चरित्र को लेकर रची गई है। रामजी उपाध्याय कृत सीता अभ्युदय, मथुरा प्रसाद दीक्षित कृत वीर प्रताप, शिवजी उपाध्याय कृत यौतक जो दहेज प्रथा पर आधारित है इत्यादि
रचनाएं हमें देखने को मिलती है। कुछ लेखकों ने बहुत अधिक संख्या में एकांकी नाटक, प्रहसन इत्यादि के द्वारा संस्कृत नाट्य साहित्य को समृद्ध किया है। इन विधाओं के अतिरिक्त वर्तमान में जनसंचार का माध्यम पत्रकारिता में भी संस्कृत साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आधुनिक संस्कृत साहित्य को संस्कृत पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। इस समय संस्कृत पत्रकारिता अपने शिखर पर पहुंच चुकी है। संस्कृत पत्रकारिता का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ। काशी के प्राचार्य सर ग्रिफिथ ने काशी विद्या सुधानिधि नामक पत्रिका का शुभारंभ किया। पुस्तक समीक्षा कार्य, समाचार समीक्षा कार्य, ललित निबंधन लेखन कार्य, व्यंग विनोदन लेखन कार्य आदि विविध पत्रकारिता का ही फलस्वरूप है। आज आधुनिक युग में पत्रकारिता के क्षेत्र में अनेक नूतन मासिक, द्वैमासिक, साप्ताहिक, पाक्षिक संस्कृत पत्रकारिताएं प्रकाशित हो रही है। इस प्रकार संस्कृत एक विशिष्ट भाषा है। इसमें रचित साहित्य विपुल है। विश्व भर की समस्त भाषाओं में संस्कृत का सर्वप्रथम और उच्च स्थान है। संस्कृत का अध्ययन किए बिना भारतीय संस्कृति का पूर्ण ज्ञान कभी संभव नहीं है। संस्कृत भाषा का साहित्य अनेक अमूल्य ग्रंथ रत्नों का सागर है। संस्कृत ज्ञान की वह परंपरा एवं भाषा है जो संपूर्ण विश्व को तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर लौटने का संदेश देती है तथा समस्त विश्व के सुख की कामना करते हुए कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। बिल्कुल शोभा जी, आपने सूत्रात्मक रूप में जो संस्कृत साहित्य है, उस संस्कृत साहित्य की जो आधुनिक जो स्वरूप है, उस स्वरूप को जैसे आपने कहा कि जो युग बोधक कविताएं हैं और सौंदर्य परक हैं, और जैसे काव्य में सत्यता का जो प्रमाण है, जैसे मथुरा प्रसाद शास्त्री हैं, रेवा प्रसाद द्विवेदी हैं, पंडिता छमाराव हैं, यानी कई ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने आधुनिक विधा में लघु कथाएं, उपन्यास और ये जो समाज में चल रही जो यानी तत्काल में जो हो रही है सामाजिक प्रथा, जिसमें दहेज प्रथा है, और एक पत्रकारिता एक उभरता हुआ जो है संस्कृत में एक कहें कि इसमें व्यवसाय भी है, और पत्रकारिता कई लोग इसे पढ़ रहे हैं, और संस्कृत में जो विभिन्न पत्रिकाएं लिखी जा रही हैं, और संस्कृत में लेख लिखे जा रहे हैं, और संस्कृत में गज़ल भी लिखी जा रही हैं। जो एक समय था जब गज़लों के लिए जो है उर्दू भाषा ही केवल प्रसिद्धि के दौर पर चलती थी। तो यहाँ इस ओर जो है कहीं ना कहीं संस्कृत अपने स्वरूप में परिवर्तन कर रहा है, और संस्कृत की एक नई विधा भी यहाँ तैयार हो रही है। बहुत अच्छा आपने बोला इसमें। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात कर रहे हैं जो संस्कृत का आज एक बड़ी चिंता रहती है लोगों के, क्योंकि आज बाजारवाद का समय है और हर व्यक्ति चाहता है कि जिस विषय को मैं पढूं, जिस चीज़ को मैं जानूं, उससे कुछ न कुछ समाज या बाजार से या उसे प्राप्त भी करूं। तो क्या संस्कृत को पढ़ने से भी प्रायः लोगों के मन में शंका रहती है कि रोजगार केवल सीमित दायरे तक रोजगार है, तो क्या इसमें और कई सारे संसाधन हैं और कैसे कोई ऐसे रास्ते हैं? उन सभी के विषय में हम जान रहे हैं राहुल पंत जी से। धन्यवाद सर। प्रिय साथियों, जो मुझे संवाद के रूप में सुन रहे हैं, उनको संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत विश्व विख्यात सबसे प्राचीनतम भाषा है। आज विश्व के कई विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन विद्यार्थी कर रहे हैं। सर्वप्रथम किसी भी भाषा के अध्ययन से पूर्व विद्यार्थी के मन में प्रश्न उठता है कि इस भाषा के अध्ययन के पश्चात हमें क्या रोजगार प्राप्त होगा। आज मैं आपके समक्ष संस्कृत क्षेत्र में रोजगार के अवसर पर चर्चा करूंगा। प्रिय साथियों, संस्कृत अध्ययन के पश्चात प्राप्त होने वाले रोजगार के अवसर, चाहे वो सरकारी हो, निजी क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र, सभी में मौजूद हैं। सरकारी क्षेत्र की यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम प्रशासनिक सेवा में यदि हम देखते हैं तो केंद्रीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा हर साल विज्ञप्तियां निकाली जाती हैं। जो भी युवा संस्कृत से स्नातक हो, वे इन विज्ञप्तियों में आवेदन कर सकते हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा टीजीटी अध्यापकों के पद निकाले जाते हैं। इनमें जो विद्यार्थी संस्कृत से जिन्होंने अध्ययन किया है, संस्कृत से बीए किया है या संस्कृत से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की है, साथ ही बीएड, सीटेड जो प्राप्त अभ्यर्थी होते हैं, वह इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ये भी एक रोजगार का बहुत सुंदर अवसर है माध्यमिक विद्यालयों में। और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यदि हम बात करें तो संस्कृत को ऐच्छिक रूप में विद्यार्थी पढ़ते हैं। और जो आज के संस्कृत विद्यालयों में संस्कृत विद्यार्थी पढ़ते हैं 11वीं कक्षा में, जैसे हम कहते हैं उनको उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष या उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष, तो उनमें भी संस्कृत की विज्ञप्तियां निकाली जाती हैं जिनको हम कहते हैं कि पीजीटी। तो जो ये विज्ञप्तियां होती हैं ये राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा निकाली जाती हैं। इनमें विद्यार्थी एमए हो या संस्कृत से आचार्य हो और साथ ही बीएड उत्तीर्ण हो, वह इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे चल कर के देखें तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में संस्कृत का अध्यापन किया जाता है, जिसमें अध्यापन कराने वाले सहायक आचार्यों का चयन विश्वविद्यालय या राज्य भर्ती बोर्ड के माध्यम से होता है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की योग्यता वो एमए हो या फिर विश्वविद्यालय से या महाविद्यालय से उन्होंने आचार्य किया हो। साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट या जेआरएफ या फिर किसी एक विषय से उन्होंने पीएचडी की हो, वह भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एमए के पश्चात नेट की परीक्षा 2 कोड से होती है। जैसे एमए वाले विद्यार्थी होते हैं 25 कोड से संस्कृत की नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, और जो आचार्य करते हैं जो विद्यार्थी वो 73 कोड से संस्कृत नेट के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। उसके पश्चात वह विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में सहायक आचार्य पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और देखा जाए तो सेना में भी धर्म गुरु का एक पद होता है। ये एक अधिकारी पद है, भारतीय सेना में अधिकारी पद, जिसे हम लोग जेसीओ के नाम से भी जानते हैं। इस पद के लिए जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत विषय के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा निर्धारित शारीरिक मानदंड को पूर्ण करते हैं, वे विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होते हैं। सेना भर्ती बोर्ड द्वारा जेसीओ पद के लिए समय समय पर नियुक्तियां निकाली जाती हैं और विद्यार्थी इस विषय में कर्मकांडीय डिप्लोमा भी करते हैं। कर्मकांड से विद्यार्थियों का डिप्लोमा भी होता है और संस्कृत से वो बीए या शास्त्री हो, वो जेसीओ पद के लिए आवेदन कर सकते हैं जब भी ये नियुक्तियां निकले। और अनुवादक भी एक रोजगार का एक बहुत अच्छा अवसर है कि सरकारी प्रतिष्ठान एवं सामाजिक क्षेत्रों में अनुवाद का पद होता है, जिसमें विभिन्न भाषाओं में आए पात्रों तथा अन्य साहित्य के अनुवाद कार्य हेतु पद नियुक्ति की जाती है। स्नातक स्तर पर संस्कृत तथा अनुवाद में डिप्लोमा प्राप्त विद्यार्थी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसका प्रमाण पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाता है, जिसका नाम है सरल संस्कृत बोध। तो अनुवादक का जो ये पद है, ये भी संस्कृत जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पत्रकारिता का क्षेत्र भी देखा जाए तो ये भी संस्कृत के जो अनुयायी हैं वह भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और देखा भी जाए तो आज कई समाचार पत्रिकाएं संस्कृत भाषा में प्रसारित होती हैं, जैसे हरिद्वार से वाक संस्कृत पत्रिका और एक सुधर्म पत्रिका है, सृजन वाणी पत्रिका है और विश्व वृत्तांत पत्रिकाएं हैं। तो इन पत्रिकाओं में भी संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं जो संस्कृत को भली भांति जानते हैं, वह भी इस पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके लिए भी एक रोजगार का बहुत अच्छा यह अवसर है। संपादन पत्र पत्रिका के प्रकाशन में संपादक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संपादन कार्य हेतु संस्कृत के अध्येताओं को वरीयता दी जाती है। इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्र हैं। तो यह भी संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा एक रोजगार का अवसर है। लिपिक कर्मचारी चयन आयोग एवं रेलवे आदि में लिपिक संवर्ग में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जिन छात्रों ने 12वीं या शास्त्री कक्षा या फिर बीए संस्कृत से उत्तीर्ण किया हो, वह इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। लिपिक का ये पद होता है, इसके लिए वे आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि निजी एवं सामाजिक क्षेत्र। तो एक लेखक भी संस्कृत पढ़कर के व्यक्ति लेखक या कवि बन सकता है। संस्कृत में पद्यों की रचना करके अपना एक काव्य लिख सकता है
और कुछ लेख उपन्यास आदि संस्कृत में लिख सकते हैं। जिन विद्यार्थियों की साहित्य में विमर्श एवं सृजन में अभिरुचि है, वे संस्कृत वाङ्मय से प्रेरणा लेकर लेखन कार्य कर सकते हैं और ये भी एक रोजगार का बहुत अच्छा अवसर है और ये निजी व्यवसाय है। ज्योतिषी, ज्योतिष का अध्ययन कर अपना निजी कार्यालय खोलकर जीविकोपार्जन किया जा सकता है अथवा किसी संस्थान के साथ भी जुड़ा जा सकता है। और आज भी हम देखते हैं कि कई विश्वविद्यालयों में अब ज्योतिष के डिपार्टमेंट खुल चुके हैं, ज्योतिष, वास्तु। तो जो छात्र ज्योतिष से एमए या ज्योतिष से जिन्होंने आचार्य किया है, तो वह भी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करके अपने निजी कार्यालय खोल सकते हैं या सहायक आचार्य के रूप में विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। पौरोहित्य कर्म, यह भी एक निजी व्यवसाय के रूप में देखा जा सकता है, निजी व्यवसाय ही है। भारत देश एक धार्मिक आस्थाओं का केंद्र बिंदु है। यहाँ जन्म से मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कार होते हैं। मनुष्यों के लिए पौरोहित की आवश्यकता होती है। जो संस्कृत के अध्येता होते हैं, जिन्होंने कर्मकांड या संस्कृत कर्मकांड में डिप्लोमा किया हो और अच्छे से इनको जानते हैं, तो वो अपने इस कौशल से यह क्षेत्र भी उनके लिए बहुत उचित है। तो यही संस्कृत में देखा जाए तो आज के समय में रोजगार के कई अवसर हैं। बिल्कुल, जो है आज आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हमारे श्रोताओं को कि जो संस्कृत के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं या संस्कृत को पढ़ना चाहते हैं, तो कैसे उसे सरल रूप में जानें, पहचानें और कैसे उसे पढ़ें। जैसा कि आपने कहा कि संस्कृत को हम जो है केवल शिक्षक या फिर कुछ सीमित दायरों तक ही न रह करके जो है उसमें कई सारे ऐसे आयाम हैं जहाँ जो है संस्कृत को पढ़कर जो है प्राप्त कर सकते हैं। और कहा भी गया है कि नरत्वम दुर्लभम लोके विद्यास्तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। यानी काव्य लेखन से लेकर के आपने कहा कि पत्रकारिता है, काव्य लेखन है, अनुवाद है, यानी संपादन है, यानी ये सभी जो है माँ शारदे की कृपा की अनुभूति के अनुकूल जब ये कार्य होते हैं तो तभी जो है व्यक्ति इन सब ओर जाता है और काव्य लेखन और सृजना की ओर बढ़ने लगता है। तो ये संस्कृत का प्रभाव है, संस्कृत का वैदुष्य है। आज कालांतर में जो है संस्कृत यद्यपि पूर्व से ही जो है समृद्ध भाषा रही है और इसे आज इसरो, नासा जैसी संस्था भी इससे मुखर होकर के जो है इस पर अपना बयान दे रही है कि संस्कृत में जो है विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का तत्व हैं और इसकी अभी अन्वेषण करने की आवश्यकता है। जब ये अन्वेषित हो जाएगा और काफ़ी आगे इसमें व्यवसाय के और सारे कई ऐसे अवसर आने वाले दिनों में होने की संभावनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुलपन जी और सुधीर नौटियाल जी, शोभा जी आज की इस चर्चा के लिए, और हमारे श्रोताओं ने इसे सुना होगा। अगली कड़ी में फिर हम एक नए विषय के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।